नमस्कार, मैं मानव वर्मा। आज हम सभी पुलवामा में हुए आतंकी हमले के विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म के एचओडी डॉक्टर संतोष कुमार गौतम और डिपार्टमेंट ऑफ लॉ से राहुल सिंह जी। नमस्कार सर। मैं और मेरी ऑडियंस आपका तहे दिल से स्वागत करती है। जैसा कि हम सब जानते हैं, 14 फरवरी को हुए पुलवामा के अटैक को आज तक का सबसे बड़ा अटैक माना जा रहा है। इस घटना में सीआरपीएफ के लगभग 44 जवान शहीद हुए हैं और इतने ही की घायल होने की आशंका है। 2500 सीआरपीएफ जवानों का काफिला जम्मू से श्रीनगर जा रहा था। अवंतीपुरा में एक स्कॉर्पियो जो कि विस्फोटकीय पदार्थों से लैस थी, उसने सीआरपीएफ के काफिला को टक्कर मार दी और विस्फोट इतना भयानक था कि पूरे इलाके में गाड़ियों के परकच्चे उड़ गए। मेरा पहला सवाल राहुल जी से है। राहुल जी, ऐसे काफिले निकलने से पहले चेकिंग बढ़ाई जाती है और गश्त भी लगाई जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी इतना बड़ा धमाका हुआ। आपका क्या राय है इस बात पे? देखिए, इस पे यही बोलना चाहूंगा कि जब कोई भी कन्वे निकलती है वहां से, इस बार जो सैनिकों की संख्या वो करीब करीब 2000 थी। ठीक है, इससे पहले जो भी कन्वे निकलती हैं उसमें वो 72 बंद गाड़ियों उसमें निकलती हैं, और उसके पहले अर्ली मॉर्निंग ये 4 या 5 बजे जो सैनिक होते हैं वो मार्च में निकलते हैं। वो माइंस को सर्च करते हैं और उसको डीएक्टिवेट करके कर देते हैं। एक इंसिडेंट याद आता है, इसी जब महबूब मुफ्ती की जब सरकार थी पीडीपी की, तो श्रीनगर की तरफ 3 चेक पोस्ट थी। ठीक है, और उस चेक पोस्ट में ये अपने आर्मी सोल्जर्स जो थे वो चेकिंग करते हैं सिविलियन की। एक समय की बात थी कि सिविलियन वहां से गुजर रहा था, एक कश्मीरी सिविलियन था। ठीक है, तो जब उसको रोका गया और उससे चेकिंग की गई तो उसने डिनाई कर दिया कि मैं ये चेकिंग नहीं करूंगा। उसने क्या किया, पहली चेक पोस्ट को क्रैश किया, दूसरे को किया, तीसरे को करने ही वाला था कि आर्मी के जो जवान थे उन्होंने अपना फायर ओपन किया और 2 सिविलियन की डेथ हो गई ऑन स्पॉट। ठीक है, इस पे महबूब मुफ्ती सरकार ने बहुत ज्यादा हंगामा काटा। ठीक है, उन 3 जवान थे उनका कोर्ट मार्शल हुआ, और कोर्ट मार्शल के बाद वो तिहाड़ जेल में। और उस समय के जो तत्कालीन जनरल मेजर जनरल थे हुड्डा साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के पूरी जनता के, जो कश्मीर की जो जनता थी, उनसे माफी मांगी। अब बताइए कि अगर वो जब कन्वे वहां से निकल रही थी, अगर इस बिहाफ पे अगर चेकिंग करते, ठीक है, आप चेक पोस्ट लगाते, तो कौन सा जवान है जो तिहाड़ जेल में जाना चाहेगा? मेरा अगला सवाल संतोष जी आपसे है। ऐसे आतंकी हमलों को रोकने के लिए सरकार क्या ठोस कदम उठा सकती है? जैसा कि अभी राहुल जी ने कहा है कि जो हमारे सिक्योरिटी पर्सन है, सैनिक हैं, उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर जो है बहुत ज्यादा रहता है, जिसके कारण ये घटनाएं होती हैं। राहुल जी जैसे बोल रहे थे कि इस तरह की पहले जो है 3 लेवल की सिक्योरिटी जो है वो चेकअप होता था, लेकिन जब ये घटना हुई तो वो 3 लेवल की सिक्योरिटी हटा के अब सिर्फ 1 लेवल की सिक्योरिटी कर दी गई है, जिसके कारण जो है ये आतंकी घटना जो है बड़ी आसानी से हो सकी है। तो सेना को ये चाहिए, सेना या गवर्नमेंट को चाहिए कि 3 लेवल की सिक्योरिटी जो पहले थी वैसे सिक्योरिटी बहाल करें, और इसके अलावा जो है जो बाहर से आतंकवादी आ रहे हैं उनको रोकना चाहिए। सेना को चाहिए कि सेना रोके, सरकार कुछ ऐसे कदम उठाए कि जिससे कि जो घुसपैठ हो रही है हमारे देश में वो रुक जाए। इसके लिए जो है डिप्लोमेटिक तरीके से सरकार को निपटना होगा। सरकार को जो पाकिस्तान है उस पे जो है यूएनओ में जाके प्रेशर बिल्ड करना होगा, ताकि पाकिस्तान जो है इस तरीके की आतंकवाद को बढ़ावा ना दे सके। जैसे मोहम्मद जैसे लोग जो उनके सरगना हैं वो पाकिस्तान में बैठे हैं और पाकिस्तान उनका फुल सपोर्ट कर रहा है। इस आतंकवादी घटना की जिम्मेदारी भी जैसे मोहम्मद ने ही ली है। इसके अलावा कश्मीर में जो कश्मीरी हैं वो भी कहीं ना कहीं इन आतंकवादियों को शय दे रहे हैं। सरकार को चाहिए कि जो बाहर के आतंकवादी हैं उनसे तो सरकार लड़ ही रही है, इसके अलावा जो घर के आतंकवादी हैं, जो आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं, उनसे भी सरकार को निपटना होगा। इसके लिए जो है कुछ ना कुछ ठोस कदम सरकार को उठाने चाहिए। जैसे कि यूथ है, तो यूथ को जो है सबसे ज्यादा पाकिस्तान कश्मीर का यूथ जो है वो इस तरह की आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व रहता है।
तो यूथ को जो है मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए। राहुल जी, जैश ए मोहम्मद ने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है, आपकी इस बारे में क्या राय है? जो जैसे मोहम्मद के फाउंडर मेंबर है मसूद अजहर, ठीक है, थोड़ा सा इतिहास में टटोलने की जरूरत है। इतिहास से भारत से और जैसे मोहम्मद का पुराना आता है। मैं कुछ इंसिडेंट आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो कि इस प्रकार से है कि सन 1994 में जब मसूद अजहर को अनंतगाम की जिले अनंतगाम में कश्मीर में पकड़ा गया था और इंडियन आर्मी पकड़ के भारत लेके आए। भारत लाने के बाद उनके जो मेंबर्स थे वो बौखला से गए, उन्होंने उनको छुड़ाने की गतिविधियां तेज करी। पहला जो इंसिडेंट है वो अगस्त 1995 का। अगस्त 1995 में 6 विदेशी पर्यटक को इन्होंने बंधक बनाया और बंधक बनाने की एवज में भारत की सरकार से ये मांग की कि मसूद अजहर को रिहा किया जाए। ठीक है, उन्होंने जो गवर्नमेंट थी अपनी, जो उन्होंने बिल्कुल डिनाई कर दिया। इसके बाद उन्होंने उसके कत्लेआम कर दिया। इसके बाद जो इंसिडेंट था वो था 1999 का। जैसे कि जो 1999 का जो कंधार हाईजैक जो था वो बहुत फेमस था। IC 814 जो विमान था वो काठमांडू से भारत की तरफ आ रहा था। काठमांडू एयरपोर्ट में इन्हीं के जैसे मोहम्मद के मेंबर्स ने उसका हाईजैक कर लिया। हाईजैक करने के बाद वो उसको कंधार में ले गए। कंधार अफगानिस्तान में पड़ता है। वहां ले जाने के बाद, ठीक है, जो कि 184 हमारे 163 उसमें क्या नाम पैसेंजर थे। पैसेंजर को छुड़ाने के एवज में, ठीक है, उन्होंने इस मांग को स्वीकार कर लिया, क्योंकि क्या नाम, जैसे कोई भी गवर्नमेंट हो, सबसे पहले हित होता है जनता का हित। ठीक है, इस बिहाफ पे उन्होंने उसको रिहा कर दिया और रिहा करने के बाद यहां से स्टार्ट हुआ भारत और जैश ए मोहम्मद का कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, उसके बाद एक हमला हुआ आपका संसद में जो कि अफजल गुलू ने किया था, वही जैश ए मोहम्मद के द्वारा था। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर की विधानसभा में हुआ, उसके 26/11, और जैसे कि पुलवामा अटैक, ये सब चीजें एक प्रतिशोध है। ठीक है, जैसे कि प्रतिशोध और युद्ध जो है सभी चीजें का इंतजाम नहीं है। कुछ पॉलिटिकल दबाव बनाया जाए, जैसे सर ने कहा कि उसको UN लेवल पे लेके जाए, वहां पे प्रेसाइज किया जाए। ठीक है, एक माहौल बनाने की जरूरत है। जो कंट्री, जो स्ट्रांग कंट्री है, उनको अपने साथ लेने की जरूरत है। लेकिन क्या सर अभी डिप्लोमेटिक होने का ही एक जरिया है? नहीं, डिप्लोमेटिक नहीं, इकोनॉमी रूप से भी आप उसको हार्म कर सकते हैं। जैसे कि अभी जैसे 2 कदम उठाए गए। पहला, जो अलगाववादी, जो जितने भी अलगाववादी वहाँ के नेता हैं, उनकी सिक्योरिटी वापस ली गई, जिसमें गवर्नमेंट अपनी सेल्फ गवर्नमेंट जो कि 10 करोड़ रुपए सालाना खर्च करती है उनके ऊपर, उनकी जो गवर्नमेंट वापस ले ली गई। और जो पाकिस्तान से जो चीजें आयात होती हैं उन पे 200% टैक्स बढ़ा दिया गया है। ठीक है ना। तो एक साहिर लुधियानवी जी का एक शेर याद आता है। उन्होंने कहा था कि इसलिए ये शरीफ इंसान, जंग टलती रहे तो बेहतर है। हम और आपके आंगन में समा जलती रहे तो बेहतर है। तो संतोष जी, जैसा कि हमारी जनता मांग कर रही है कि पाकिस्तानी कलाकारों को बैन कर दिया जाए, तो क्या बैन करने से आतंक खत्म हो जाएगा? देखिए, ये जो है पाकिस्तानी कलाकार हैं, उनको बैन करने से आतंकवाद तो नहीं खत्म होगा, लेकिन बैन कर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं ये जो आतंकवादी गतिविधियां जो हो रही हैं, पाकिस्तान ऐसे लोगों पे जो है प्रेशर नहीं बिल्ड कर रहा है। अगर जो हम कलाकारों को बैन कर देंगे तो ये कहीं ना कहीं जाके अपने पाकिस्तान में जाएंगे और सरकार पे प्रेशर बिल्ड करेंगे कि जो आतंकवादी गतिविधियां जो पाकिस्तान प्रायोजित हैं उनको सरकार बंद करने की कोशिश करे। तो ये एक कदम हो सकता है कि अगर जो हम बैन करें तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो है प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर बिल्ड होगा, जिससे कि आतंकवादी गतिविधियां जो हैं वो कम हो सकती हैं। तो राहुल जी, जैसा देखा जा रहा है कि देश भर में अलग अलग राज्यों में जो कश्मीरी लोग रह रहे हैं उन पर हमला करा जा रहा है, तो क्या ये उचित है? देखिए, उचित तो हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन इस प्रकार की घटना जो हमारे 44 जो सैनिक हमने खो दिए, एक जनता में एक आक्रोश आ गया है, भारत की जनता में आक्रोश आ गया। और कुछ मामले ऐसे होते हैं कि जो बहुत बेहद संवेदनशील होते हैं, ठीक है, उसमें काबू रखना मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी जैसा कि कुछ इंसिडेंट अभी इसी दौरान हुए हैं, 5 मैं इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूं, जिसमें से 2 हिमाचल प्रदेश के हैं जो कश्मीरी हैं। वहां के लोगों ने इस इंसिडेंट को सपोर्ट किया है और पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। और 2 जो हमारे देश के ही नागरिक हैं, उन्होंने, जिसमें पापी बनर्जी हैं, बहुत अच्छा प्रोफेसर है वो, उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ की है
तारीफ करना बुरा नहीं है, मैं मानता हूँ जैसे हम लोग अमेरिका की तारीफ करते हैं बुरा नहीं है, लेकिन इस माहौल पे पाकिस्तान की तारीफ करना ये गलत है। उसके बाद यूपी में मुरादाबाद के जो इंस्टीट्यूशन है उसमें भी कश्मीर के कुछ छात्रों ने सपोर्ट किया है उसको और आतंकवाद को अच्छा बताया उसने। उसके बाद एक घटना घटी है जो कि एएमयू की है, ठीक है, क्या नाम, मैथ डिपार्टमेंट से उमर हिलाल एक स्टूडेंट है जो कश्मीरी है, उसने जैश ए मोहम्मद को सरासर सपोर्ट किया है। उसने एक ट्वीट किया है, उसमें ट्वीट में बातें लिखी हैं, ठीक है ना। अब डिफरेंस बिटवीन सिटीजन और नॉन सिटीजन, क्योंकि रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट करता हमारी सोसाइटी में। अगर मान लीजिए कि जो हमारे भारत के उन्होंने कमेंट किया है, ठीक है, और जो बाहर के जो कश्मीर उन्होंने कमेंट किया, दोनों को रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग उनमें केस सेडिशन फाइल किया गया। अगर चाहते तो अगर रूल ऑफ एग्जिस्ट ना होता, ठीक है, तो चाहते तो वहां की जनता इनको मार सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो हिरासत में है, कस्टडी में है और उनपे प्रोसीजर चल रहा है। संतोष जी, इस मामले को राजनीति के लिए प्रयोग किया जा रहा है, क्या आपको लगता है ये उचित है? देखिए, जहां तक मेरा मानना है कि सेना का जो है वो राजनीतिक उपयोग नहीं होना चाहिए, या सेना की जो भी कार्रवाई होती है उसका पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो राजनीतिक लाभ ना उठाएं। अगर जो हम इससे पहले की घटना को देखें जो कि उरी में हुई थी, तो उस घटना को लेकर जो है बहुत ज्यादा उसका पॉलिटिकल यूज किया गया। सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से जो है काफी ज्यादा प्रचार किया गया और उस पे एक फिल्म भी बनी है जो कि ये सेना की कार्रवाई को प्रमोट करती है। सेना जो भी करती है वो प्रमोट करना वो ठीक है कि प्रमोट करें, इससे सेना का जो है हौसला बढ़ता है लेकिन इसका जो है पॉलिटिकल यूज नहीं होना चाहिए। सेना का जो है पॉलिटिकल यूज नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर पार्टी है वो उसे फायदा उठाती है, ठीक है। इस तरीके की नहीं होनी चाहिए ये घटनाएं। और दूसरा, जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक को लेके कि सेना ने किया, लेकिन इससे जो है डैमेज कितना हुआ ये नहीं पता चला। सेना को करना चाहिए कि इस तरह की जो घटनाएं हैं सर्जिकल स्ट्राइक और करे और मैक्सिमम डैमेज जो है वो करे पाकिस्तान का, और उसका जो है पॉलिटिसाइज जो है ना किया जाए, तो तभी बेनिफिट हो सकता है। तो राहुल जी, इस हादसे के बाद हमारी आर्मी ने जो ऑपरेशन ऑल आउट स्टार्ट करा है, तो उससे 3 आतंकवादी मारे भी गए हैं, जिसमें से एक इस हमले का मास्टरमाइंड था। मगर हमारे 5 जवान भी शहीद हुए हैं और बहुत से सिविलियंस को नुकसान भी हुआ। तो क्या कहीं ये कदम जल्दबाजी में तो नहीं उठाया गया? देखिए, जल्दबाजी का तो पता नहीं, लेकिन क्या नाम, ये एक नियमित कार्रवाई है। कश्मीर में या कहीं भी आतंकी हमला होता है तो उसके बाद उनका स्टेप रहता है कि पहले वो सर्चिंग करे, उसके बाद उसका मास्टरमाइंड का पता लगाए। अगर मास्टरमाइंड का पता लगता है तो उसे सरेंडर करने को कहा जाता है, और या नहीं सरेंडर करता तो मार गिराया जाता है। लेकिन बस जल्दबाजी कहाँ पे हुई? इस बार इस घटना जो इन्होंने जो कार्रवाई की है उसको 4 दिन में उसको अंजाम दे दिया, ये जल्दबाजी है। लेकिन जो कार्रवाई है वो नियमित चलती है, चाहे आप उरी का हो, चाहे उससे पहले की, चाहे उससे पहले की। लेकिन सर, अगर जल्दबाजी ना करी जाती तो कहीं आतंकवादी ये ना समझते कि भारत कमजोर है? नहीं, भारत कमजोर हो ही सकता है, क्योंकि उनको चाहे कोई अपन ने 3 युद्ध किए उनसे, 3 युद्ध में बताइए कौन पराजित हुआ। तो ये नहीं कह सकते कि ये नहीं कह सकते कि हम लोग कमजोर है। बस ये है कि हाँ, एक क्या हम लोग एक क्या नाम रूल से हैं, ठीक है, तो उसी एक नियमित कार्रवाई चलती है। जैसे कि 125 करोड़ के देशवासी के प्रधानमंत्रियों का इतना बनता है कि सेना को खुली छूट दी जाए, ठीक है, और सेना भी अपने बहुत सक्षम है निपटने में, घर में घुस के मारने में, लेकिन वो एक नियमित कार्रवाई, जल्दबाजी इसमें कि इस मौके में उन्होंने 4 दिन में अंजाम दिया। संतोष जी, जैसा देखा जा रहा है कि आतंकवादियों को कश्मीर से लोकल सपोर्ट मिल रहा है, तो भारत इससे कैसे निपटेगा? आतंकवादियों को लोकल सपोर्ट मिलता है, ये बात बिल्कुल सही है। अगर जो इससे निपटना है तो भारत को 2 लेवल पे काम करना रहेगा। एक तो वहां के जो हुर्रियत के नेता हैं उनको जो है उनकी सिक्योरिटी जो है वापस लेनी चाहिए, और दूसरा उनको आइसोलेट करना चाहिए, क्योंकि ये जो नेता हैं वो यूथ को जो है आगे कहीं ना कहीं आगे ला रहे हैं और उनको गाइड कर रहे हैं, जो कि भारत की खिलाफ जो एक्टिविटीज हैं उनमें यूथ इन्वॉल्व हो रहा है। तो सबसे पहले भारत को करना ये चाहिए कि हुर्रियत के नेताओं को
कश्मीर से निकाल के चंडीगढ़ या फिर और किसी शहर में उनको लाके रखना चाहिए, ताकि उनका जो है वहां के कश्मीर के लोकल लोगों से इन्वॉल्वमेंट या इंटरेक्शन जो है वो ना हो सके। मगर सर अगर ये करा जाएगा तो आपको ये नहीं लगता कि आतंकवाद फिर दूसरे राज्यों में भी फैल सकता है? स्लीपर सेल जैसे सुना होगा आपने। देखिए है क्या कि इनके फॉलोअर जो हैं वो सिर्फ कश्मीर में ही हैं, दूसरे राज्यों में उनके फॉलोअर्स नहीं हैं। तो ये है कि अगर जो हम चंडीगढ़ जैसे शहर में रखते हैं तो वहां से जो है आतंकवाद चंडीगढ़ में फैलने की कोई आशंका नहीं है। और इससे पहले भी सरकार जो है, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, तो उस समय जब इमरजेंसी लगी थी तो उन्होंने सेम यही काम किया था कि कुछ जो पॉलिटिकल लीडर थे उनसे लग रहा था कि डेमोक्रेसी को खतरा है, तो उनको जो है एक जगह से गिरफ्तार करके दूसरी जगह पे जो है आइसोलेशन में रखते थे। ये सरकार जो है समय समय पे पहले भी करती रही है। तो सरकार को चाहिए कि जो हुर्रियत के नेता हैं उनको इंडिया के किसी भी दूसरे जो राज्य हैं उनमें लाके आइसोलेट करना चाहिए। और दूसरा काम ये करना चाहिए कि यूथ जो है कश्मीर का, वो सरकार को सोचना चाहिए कि यूथ क्यों जो है इस तरह की सरकार की विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि वहां पे जो है यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं है। ये हुर्रियत के नेता हैं, इनके पास फॉरेन से फंडिंग आती है और वो यूथ को जो है पैसा जो है ट्रांसफर करते हैं, और जिसके कारण यूथ जो है देश की जो विरोधी गतिविधियां हैं उसमें इन्वॉल्व होता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो उत्पन्न करे। और इसके अलावा कि वहां पे हमें ये भी देखना होगा कि जो पॉलिटिकल लीडर हैं तो उनको भी थोड़ा गवर्नमेंट को हैंडल करना रहेगा। कुछ पार्टियां हैं कि जो इस तरह के जो यूथ हैं उनका जो है फायदा उठाती हैं, या फिर सरकार बनती है तो वो सिर्फ सिक्योरिटी पे काम करती है, वहां की जो आइडियोलॉजी यूथ की है उसको चेंज लाने के लिए काम नहीं करती है। सरकार को चाहिए कि यूथ में चेंज लाने के लिए काम करे। संतोष जी, इतनी सुरक्षा होने के बावजूद भी इतना सारा विस्फोटकीय पदार्थ आखिर पहुंचा कैसे? जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी ने भी स्वीकार किया है कि कहीं ना कहीं जो है सुरक्षा में चूक हुई है। तो मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक हुई है, और जिसके कारण जो है इतना भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ जो है वो देश के अंदर आया। लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि बाहरी आदमी जो है, दूसरी देश का व्यक्ति इतना ज्यादा मात्रा में जो है विस्फोटक पदार्थ नहीं ला सकता है। इसमें जो है वहाँ के लोकल लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है और बाहरी लोगों का कम है। सेना जो है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सेना चाक चौबंद रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले में जो है चूक हुई है। राहुल जी, क्या इस आतंकी हमले के बाद कश्मीर में होने वाले इलेक्शन कैंसिल कर दिए जाएंगे या आगे बढ़ा दिए जाएंगे? देखिए, चुनाव जो है वो एक अलग विषय है, ठीक है, और जो ये जो इंसिडेंट वो अलग विषय है। अगर मैंने जैसे पहले भी बोला था कि युद्ध ही हर चीज का इंतकाम नहीं होता, ठीक है। अगर वहाँ सबसे ज्यादा कि वहाँ के लोकल लोग, ठीक, अगर उनको वहाँ की जो लोकल बॉडीज है, लोकल गवर्नमेंट है, अगर वो अच्छी तरीके से काम करने लगे, ठीक है, और कैसे काम करेगी? चुनाव के माध्यम से, चुनाव के माध्यम से काम करेगी। जब चुनाव में जो भी मुख्यमंत्री बने वो एक अच्छी गवर्नमेंट दे, वहाँ पे एजुकेशन दे, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दे। लेकिन ऐसे माहौल में ये उचित रहेगा? नहीं, बिल्कुल उचित रहेगा, क्योंकि आप बताइए अगर चुनाव नहीं होगा तो एक ये बेनिफिट हो जाएगा। क्योंकि आतंकवाद का काम क्या है? आतंकवाद का काम वही है कि किसी भी राज्य में या किसी भी देश में उसकी तरक्की को रोकना, ठीक है। अगर हम ये सब चीजें करते रहेंगे तो उनके हौसले और बुलंद हो जाएंगे। इसलिए अगर चुनाव रोकना ये कोई अच्छी बात नहीं है, इसको बढ़ाना चाहिए। इससे उनका हौसला कम होगा, अपना हौसला बढ़ेगा, और उसके बाद हम लोकल गवर्नमेंट को अच्छा देंगे तो वहाँ की जो जनता है वहाँ पे इस चीजों में कम इन्वॉल्व रहेगी। अब हमारी ऑडियंस आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती है।
मेरा नाम शुभांगी मिश्रा है और सर मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का कहना है कि भारत अगर अपनी तरफ से कोई हमला करता है तो पाकिस्तान उसका कड़ा और करारा जवाब देगा। तो सर इससे क्या साबित होता है कि क्या पहले से ही पाकिस्तान ने अपनी कमर कस के रखी हुई है और क्या ये सब कुछ प्री प्लान्ड है? देखिए, ये उस देश के पहले प्रधानमंत्री नहीं जिन्होंने इस प्रकार के स्टेटमेंट दिए हैं। ठीक है, बात करते हैं उरी हमले से पहले की बात। उरी हमले से पहले जो उन्होंने आधी रात को आतंकवादी के थ्रू जो हमला किया था, उसके बाद अपन ने जवाब में क्या दिया था? सर्जिकल स्ट्राइक। और रही कमर कसने की बात, तो इनको इतिहास में जाके देखना चाहिए कि अपने देश से उन्होंने कितने युद्ध करके, कितने कमर कस के कितने युद्ध किए और कितने जीत लिए। सर, मेरा नाम अंकुर त्रिपाठी है। मेरा आपसे ये सवाल है कि पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद पूरा देश शोक बना रहा है, हर जगह पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। आपके हिसाब से क्या ये सही है कि गलत? देखिए, जनता में जो है ये सैनिकों के प्रति जो कार्रवाई हुई है उसके प्रति जनता में रोष है। इसके अलावा सैनिकों के प्रति संवेदना भी है। तो जनता जहां तक पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रही है, मेरा भी मानना है कि कहीं ना कहीं ये सही है। इससे क्या होगा कि इंटरनेशनल लेवल पे जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बिल्ड होगा और पाकिस्तान जो है इस तरीके की जो गतिविधियां कराता है तो वो नहीं कराएगा, क्योंकि इससे पाकिस्तान की छवि जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे खराब हो रही है। तो वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी इंटरनेशनल छवि जो है खराब हो। मेरा नाम अनुष्का मिश्रा है और मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे उरी हमले में सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, उसी प्रकार से इस हमले में भी इस तरह की एक्शन लेने की जरूरत है या नहीं? पिछली बार जो उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उससे पाकिस्तान में डैमेज तो हुआ, लेकिन वहां की जनता को वो डैमेज पता नहीं चला। तो भारत को चाहिए कि ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक करे जिससे कि वहां की आर्मी को डैमेज हो और वहां की जनता को भी डैमेज पता चले कि इससे होगा क्या कि पाकिस्तान की सरकार के ऊपर प्रेशर बिल्ड होगा। या फिर हम इससे पहले की बात कर लें, जो भी भारत ने जो लड़ाइयाँ की हैं वो लड़ाइयाँ आधी अधूरी लड़ाइयाँ हुई हैं। जो भी जैसे कि 1965 में जो लड़ाई हुई थी वहाँ पे जीत तो हमारी हुई थी, लेकिन उससे हमने गेन कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद 1971 में जो हुई तो उसमें हमने काफ़ी एरिया जो है पाकिस्तान का जो है एक्वायर कर लिया था, जिसमें कि सिंध था और पंजाब का एरिया था और जम्मू कश्मीर का था। लेकिन जब 1972 में जो शिमला पैक्ट हुआ, उसके बाद जो है हमने जितना भी एरिया जो है हासिल किया था युद्ध के थ्रू, वो सब हमने वापस कर दिया था। क्यों वापस कर दिया था? कि इंटरनेशनल लेवल पे जो है हमारी छवि जो है अच्छी हो जाए। या फिर कारगिल युद्ध की बात करें, कारगिल युद्ध में भी हमारी जीत हुई थी और हमने जो है अंत में जितने भी पाकिस्तानी सैनिक थे जो हमारी सीमा में घुसपैठ किए थे उनको वापस जाने दिया, सिर्फ इसलिए कि अपनी इंटरनेशनल छवि जो है उसको जो है हम अच्छी कर सकें। तो मेरा मानना है कि इस बार जो है भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए। भारत को चाहिए कि मैक्सिमम जो है पाकिस्तान को डैमेज करे, जिससे कि पाकिस्तान को जो है सीख मिले और वो भविष्य में इस तरीके की घटनाओं को अंजाम ना दे। सर, मेरा नाम अर्पित दीक्षित है और मैं आपसे एक प्रश्न पूछने वाला हूँ कश्मीर मुद्दे को लेकर के, जिसमें जो कश्मीर के आम लोग हैं पत्थरबाज, उनसे सेना कैसे निपट सकती है? देखिए, विकल्प तो सेना का बहुत है, ठीक है, लेकिन सेना का सिर्फ काम है कि वहाँ की जनता को प्रोटेक्ट करना और अपनी देश की सीमाओं को प्रोटेक्ट करना। वो हाथ में किताब लेके उनको नहीं समझा सकती कि आप ऐसे करें। इससे पहले मैं बताता हूँ आपको कि पहले पैलेट गन का यूज़ किया जाता था इनके अगेंस्ट में। पैलेट गन जो, फिर उसके बाद कुछ मानवाधिकार के उल्लंघन वाले लोग आ गए, उन्होंने इसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय करा दिया, मतलब कि पैलेट गन को पूरी तरह से खारिज करवा दिया। उसके बाद अब यहाँ पे जो क्या नाम रोल बनता है, वो बनता है पॉलिटिकल रोल बनता है। पॉलिटिकल रोल में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पॉलिटिकल रोल में वहाँ का एजुकेशन सिस्टम, एम्प्लॉयमेंट सिस्टम, ठीक है, और जो लोग वहाँ से बाहर जाके शिक्षा लेते हैं उनको कम करना चाहिए।
सर मेरा नाम ज्योति श्रीवास्तव है और सर मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की वरिष्ठ पत्रकार मोना आलम और सुल्तान मोहम्मद खान जो कि बहुत जाने माने पॉलिटिशियंस हैं और भी कई पॉलिटिशियंस जो कि भारत से पुलवामा अटैक के बाद सबूतों की मांग कर रहे हैं सर, जबकि जैश ए मोहम्मद जो कि आतंकवादी संगठन जो कि पाकिस्तान से ऑपरेट होता है उसने ये पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है, उसके चलते भी वे सबूतों की मांग कर रहे हैं और उनका कहना यह है कि जो इसमें RDX या जो भी विस्फोटक सामग्री यूज की गई है वो भारत की ही है, हमें फॉरेंसिक प्रोवाइड कराई है। तो सर भारत उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट प्रोवाइड कराने में असमर्थ है या क्यों नहीं प्रोवाइड करा रहा जो कि उनका मुंह बंद हो सके? देखिए ये जो पाकिस्तान की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को डिफेंस करने के लिए जो है बयान आ रहे हैं। इतनी जल्दी जो है सबूत जो है भारत अभी जांच चल रही है, जांच के बाद जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो जरूर भारत पेश करेगा। अगर जो हम फ्यूचर में पास्ट में देखें तो 2008 में जो मुंबई अटैक हुआ था उस पे जो है भारत ने बाकायदा सबूत दिए थे, लेकिन अभी तक जो है पाकिस्तान की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके अलावा पठानकोट में जो हमला हुआ उसमें भी भारत ने पूरे सबूत दिए, लेकिन उस पे भी जो है कोई कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से नहीं हुई है। तो अब ये कहना होगा कि कितना भारत जो है सबूत दे। भारत सबूत दे रहा है लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही, ना ही इस तरह की आतंकवादी गतिविधियां जो हैं उन पे रोक लगाई जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। सर मेरा नाम है अभय सिंह और हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जिस प्रकार से अमेरिका ने पाकिस्तान में घुस करके उसामा बिन लादेन को मारा था, तो क्या भारत को भी आज के समय में इस तरह के ठोस कदम को उठाने की जरूरत नहीं है? देखिए अमेरिका और भारत, ठीक है, दोनों में कहीं ना कहीं डिफरेंस है, चाहे वो आर्मी हो, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे पावर की बात करते हैं। अगर हम बात करें इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, एक समय पे UN को सबसे ज़्यादा फंड देने वाला अमेरिका था, ठीक है, और कहीं ना कहीं हम सब एक कमांड है किसकी, अमेरिका की। कहीं ना कहीं अगर उसको एनालिसिस करें तो हम कहीं ना कहीं कमांड करते हैं। और रही बात घर में घुसने मानी, जब चाहे इंडिया पाकिस्तान में घुस के मार सकती है, लेकिन वी पार्ट है हम लोग इसके, यूएनओ के पार्ट हैं, हमने बहुत सारी TT की हुई है अन्य देशों से, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनका दबाव है। अगर हम घुस के मारते हैं तो हम लोग की टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा अमेरिका के अपेक्षा इतनी तेज़ नहीं कि हम अपने आप को ग्रो कर लें। युद्ध करने के बाद हम कुछ साल पीछे चले जाएंगे।